हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ द एकेडपेरा। कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ये टॉपिक बहुत अच्छा है और फिजिक्स में इसकी बहुत ज्यादा नीड है। तो चलो शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स क्या चीज है भाई? ये हमारे सिलेबस में जो है उसके हिसाब से बताए, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के प्रोसेस को मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये अलग होता है, थोड़ा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से अलग होता है। अब हमारे सिलेबस में तीन टाइप्स है, तीन तरीकों से मल्टीप्लाई होता है। एक, अगर हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे तो। फिर दूसरा, वेक्टर इंटू वेक्टर कर दे। और तीसरा, वेक्टर इंटू वेक्टर कर दे। तो भैया तुम बोलोगे कि ये दोनों तो सेम ही है। तो देखो, इसमें वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे आंसर स्केलर आएगा, और इसमें वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने में आंसर वेक्टर आएगा। अब पहले से हम स्टार्ट करते हैं। पहला हम एक बार और बता चुके हैं, बट फिर भी बता देते हैं क्योंकि सीक्वेंस में बताना चाहिए। तो देखो, मान लो कोई एक वेक्टर ले लो, ए वेक्टर, जिसकी वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ले लिए। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग किसी रियल नंबर, स्केलर मतलब क्या, किसी नंबर से 1 2 3 4 5 6 ऐसा कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। किए तो इसका आंसर में क्या बदलाव आएगा? देख, कुछ नहीं, इसके सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आई कैप वाले को मल्टीप्लाई करो, 2i कैप इंटू 2 4i कैप। जे कैप को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2j कैप। के कैप को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2k कैप। बस ये आंसर, ये इसका आंसर है। यानी कि ओवरऑल हुआ क्या, ये पूरा वेक्टर 2 से मल्टीप्लाई हो गया। यानी कि अगर तुम किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। मान लो कि √3 इंटू ए वेक्टर है, तो इसका आंसर क्या होगा? √3 a वेक्टर। उसका मैग्नीट्यूड √3 टाइम्स, उसके मैग्नीट्यूड में जो ये है सबको √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, सो देख लो, ये वेक्टर डबल हो गया है ना। अब ये वाला तो समझ गए कि किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो अगर ऐसे दिया हुआ है तो तुम सीधा लिख सकते हो 2a वेक्टर। और अगर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है तो तुम उसके सभी कंपोनेंट्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू i कैप 4i कैप 2j कैप 2k कैप आया मेरे जैसे। तो वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं कुछ इस तरीके से। एक हो गया। अब हम देखते हैं वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये इसका आंसर स्केलर आएगा। कैसे? ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, इसका आंसर सी आएगा। सी वेक्टर नहीं है, सी मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, √3 1 2 तुम्हारा 12, कुछ भी, कोई भी नंबर, कोई वेक्टर नहीं हो, बस समझे। इसका मतलब ये है, ये कोई रियल नंबर हो, कोई वेरिएबल हो, एक्स सी डी, कुछ भी वेक्टर नहीं होना चाहिए। समझे, इसका मतलब ये है। इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसका सिंबल डॉट होता है, इसके मल्टीप्लिकेशन का सिंबल एक डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। और दूसरा मेथड होता है वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे आंसर जब वेक्टर आए, इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। देखो, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, अगर आंसर सी वेक्टर आए तो क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे आंसर तीसरा जो आएगा वो वेक्टर ही होगा। ये है मतलब। इस वीडियो में हम लोग डॉट प्रोडक्ट को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अच्छे से मतलब एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और बेसिक से एडवांस क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर जो है वो स्केलर में आता है, मतलब एक रियल नंबर या कुछ भी हो, वेक्टर नहीं आता है। समझे? वेक्टर क्यों नहीं है ये? क्योंकि यहाँ सिंबल नहीं लगाया वेक्टर का। इसका सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, यानी सी का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, 1.1 1.2, लेकिन वेक्टर नहीं होगा, इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट है। और डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके मल्टीप्लीकेशन के सिंबल को एक डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। समझे? अब इस साइड आते हैं और अब देखते हैं
ये तो स्केलर प्रोडक्ट हो गया। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तभी तो मजा आएगा, बिना एग्जांपल्स के मजा कैसे आएगा। आ, अगर आप क्लास नाइन्थ में, हाँ क्लास नाइन्थ में, अगर सीबीएसई से हो तो क्लास नाइन्थ में, और आईसीएसई से हो तो क्लास टेंथ में, हम लोगों ने एक क्वांटिटी पढ़ी थी, वर्क, हमने पढ़ी थी। सो वर्क का फॉर्मूला होता था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और अभी हमें जान लिया है हम लोगों ने कि फोर्स वेक्टर होता है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होता है। इसका मतलब वर्क क्या होना चाहिए, स्केलर वेक्टर? नहीं, वर्क तो स्केलर होता है। सो ये डॉट प्रोडक्ट का बहुत अच्छा एग्जांपल है। जब हम लोग दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किए तो उसका आंसर जो है तुम्हारा एक स्केलर क्वांटिटी आया। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग एग्जाम्पल से समझे तो और अच्छे से हम लोग को समझ आया कि स्केलर प्रोडक्ट आखिर होता क्या है। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, तो वो वेक्टर प्रोडक्ट हुआ। लेकिन अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे आंसर स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, यानी कि वो वेक्टर नहीं है, तो वो स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है भाई? इसका फॉर्मूला अगर हमसे बोल रहा है कि ए वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करो डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से, तो हम लोग करेंगे क्या? हम लोग करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये अब ये कॉस थीटा क्या है? अगर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो उनके बीच में जो ये एंगल है, उनके उनके बीच में जो ये एंगल है उसे थीटा कहेंगे। ठीक है, ए और बी के बीच में जो एंगल है। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था एंगल कैसे निकालते हैं, अगर टेल से टेल जुड़ा हो तो बीच वाला एंगल। ठीक है, सो ये छोटा वाला एंगल जो है थीटा है, समझे? सो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को कॉस थीटा से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला तैयार हो जाता है, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग एक सवाल कर ले। एक सवाल करने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिलहाल। तो चलो एक सवाल करके हम लोग इसको, इस टॉपिक को निपटा ही देते हैं। जैसे कि एक वेक्टर है एफ वेक्टर, ठीक है, फोर्स 10 न्यूटन ईस्ट। ईस्ट मैंने ऐसे लिख दिया, कोई तुम्हें कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वेक्टर वेक्टर है तो मैंने ऐसे डायरेक्शन लिख दिया, लेकिन अभी मान के चलो मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ। इसका मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया एफ वेक्टर का, और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एस वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड मैंने दे दिया 5। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा दे दिया मैंने 60 डिग्री। अगर तो फाइंड वर्क, तुम्हें डब्ल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो, वही करना है। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एफ वेक्टर को एस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? एफ इंटू एस, मतलब एफ वेक्टर का मॉड इंटू एस वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। एफ की वैल्यू कितनी है? 10। एस की वैल्यू कितनी है? 5, और इंटू कॉस 60। ठीक है, सो 50 हो गई है। 10 इंटू 5 50, इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसका आंसर आएगा 25। ठीक है, जूल। वर्क को जूल कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर भी कह सकते हैं, न्यूटन मीटर्स, बट जूल भी कहते हैं। ठीक है, सो ऐसे ही हम लोग बना सकते हैं। सो ये क्वेश्चन तो बड़ा लल्लू पल्लू सा था, इजी है। तो हम लोगों ने अभी डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूला को तो पढ़ लिया अच्छे से। इसी में एक टॉपिक और आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है? देखो, सबसे पहले अगर अगर ए डॉट बी दिया हुआ है तो क्या वो बी डॉट ए के इक्वल होगा? हाँ या ना? कमेंट में टाइम, इस टाइम पे क्लिक करो और कमेंट में आंसर यस या नो में दो।
ए डॉट बी डॉट ए वेक्टर के इक्वल होगा या नहीं? तो भाई कुछ नहीं करना है, इसका आंसर बिल्कुल हाँ है, ये बिल्कुल सत्य है। इसे ही कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब तुम पूछोगे ऐसा क्यों, तो इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले लॉजिक समझाता हूं कि इसका लॉजिक क्या है। देखो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच का एंगल दिया है थीटा डिग्री। हमें पूछ रहा है ए डॉट बी निकालने सबसे पहले। तो ए डॉट बी की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। थीटा हम लोगों ने क्यों लिया, क्योंकि हम लोगों को बोल रहा है ए से बी का एंगल निकालो। ए और ए जो पहले लिखा है उससे दूसरे वाले के बीच का एंगल, यानी ए से बी के बीच में जो एंगल है वो निकालने बोल रहा है। तो वहां पे थीटा हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन यहां पे बोल रहा है बी डॉट ए, बी डॉट ए की वैल्यू क्या होगी, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा होगा नहीं। अब हमको बी से ए के बीच का एंगल निकालना है, तो क्या हम बी से ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे? नहीं, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ऐसे। हम लोग एंगल हमेशा ऐसे लगते हैं, ऐसे नहीं। सो बी से ए के बीच में ये एंगल हो गया। अगर ये थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल शुड बी 360 डिग्री माइनस थीटा, होगा ना। सो यहाँ पे लिख देंगे 360 माइनस थीटा। समझ आया? अब मैथ्स का एक और ज्ञान मैं वापस से इस चैनल पे देना चाह रहा हूं कि cos 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। ये बात याद रखना, cos 360 माइनस थीटा इज ऑलवेज cos थीटा। तो अब ये क्या हो जाएगा, b इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब ये दोनों सेम चीज नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, ये लॉजिक हो गया। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, क्या तुम एग्जाम में 360 माइनस थीटा वीटा करोगे क्या? तुम सीधा क्या सकते हो, तुम इस वाले स्टेप को स्किप कर दो और सिर्फ थीटा भी लिख सकते हो। अगर तुम्हें ये लॉजिक याद नहीं है तो तुम इस एंगल को ही कंसीडर करके लिख दो बी ए कॉस थीटा, यानी ये वाला स्टेप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये ट्रिक और छोटी हो गई। सो ये हो गया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में छोटी सी बात। अब हम लोग जानते हैं, एक केस पढ़ते हैं, क्या, व्हाट इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ये एक स्पेशल केस हुआ कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर से परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल बोल रहा है 90 डिग्री है, ये बोल रहा है। सो हम लोग के ए क्रॉस ए डॉट बी निकालने पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए इंटू बी, ए इंटू बी इंटू कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये पूरा 0 बन गया ना, यानी कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू ऑलवेज 0 आता है, ये बात याद रखो। अब 9th का याद करो, अगर वर्क परपेंडिकुलर हम लोग लगा रहे हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट के, तो वर्क 0 आता था ना, वही है। अब तुम मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि अगर 180 डिग्री अपोजिट साइड रहते तो वेक्टर्स तो क्या होता, और सेम साइड की तरफ जाते तो क्या होता, यानी 180 डिग्री और 0 डिग्री के बारे में मुझे बताओ अब तुम। ओके, अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ देते हैं, क्या, कि अगर तुम्हें यूनिट वेक्टर के टर्म्स में कुछ दिया हो तो क्या होगा, ऑर्थोगोनल या बेस वेक्टर्स। चलो देखो, 3 एक्सिस होते हैं, इतना तो पता है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। एक्स एक्सिस के साइड जो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस की तरफ की डायरेक्शन को, उसको आई कैप कहते हैं, वाई एक्सिस वाले को जे कैप कहते हैं, और जेड एक्सिस वाले को के कैप कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, तीनों एक्सिस एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अब है कि अगर हम तुमसे पूछे कि आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, मॉड, तो क्या आंसर आएगा, 1। और इसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। के कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, 1।
एंगल बिटवीन आई एंड जे कितना है 90 डिग्री, एंगल बिटवीन जे एंड के कितना है 90 डिग्री, एंगल बिटवीन आई एंड के कितना है 90 डिग्री। ओके, ये सब नोट किए, आगे बढ़ते हैं। अगर हम तुमसे पूछे कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, तो तुम क्या होगा? देखो वही फॉर्मूला लगा दो, आई कैप का मॉड इंटू आई कैप का मॉड इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि आई कैप इस साइड है, ये खुद ही से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में ना, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री, तो कॉस जीरो। यानी आई कैप का मॉड कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1 1, कॉस जीरो का वैल्यू भी 1 होता है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। समझे कैसे आया? सो यानी कि आई कैप का मॉड आई कैप इंटू आई कैप जो होगा वो 1 आएगा आंसर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से। सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं कि जे कैप इंटू जे कैप भी 1 आएगा। अब ये तुम खुद करके देखो क्यों आएगा, के कैप इंटू के कैप भी 1 आएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब एक लॉजिक और देख लो, अगर ए वेक्टर को ए वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए इंटू कॉस जीरो, क्योंकि एक वेक्टर के बीच का एंगल कितना ही होगा 0 ही ना होगा। कितना खुद से खुद का एंगल कैसे नाप लेंगे, एक दो लाइन चाहिए ना कम से कम, तो 0 डिग्री ही ना कहेंगे, तो कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। वैसे ही आई इंटू आई में ये आई स्क्वायर ही है, लेकिन आई का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। वैसे ही जे 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 इंटू जे भी 1 होगा और के इंटू के ही 1 होगा। ये नोट कर लो कि अगर किसी वेक्टर को उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये साइड में नोट करना, इसमें नहीं। अब देखो हमने पता कर लिया कि आई इंटू आई क्या होता है, जे इंटू जे क्या होता है और के इंटू के क्या होता है, ठीक। अब मैं पूछ रहा हूं आई इंटू जे क्या होगा, आई कैप इंटू जे कैप क्या होगा। देखो आई कैप का मॉड मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ जे कैप, ठीक है, इंटू कॉस आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा कितना हो गया 0, यानी कि ये बन गई संपूर्ण क्रांति 0, ठीक है। सो आई इंटू जे कैप 0 होता है, वैसे ही जे कैप इंटू के कैप ये भी 0 होगा, और के कैप इंटू आई कैप ये भी 0 होगा, क्योंकि तीनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो कॉस 90 की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तुम खुद से करके देख लोगे, देख लो, ये सारे वेरीफाई हो जाएंगे। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर ऐसे क्वेश्चन दिया है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप दिया है, तो हाउ टू फाइंड ए इंटू बी इफ थीटा इज नॉट देयर। सिंपल है, देखो हमें क्या करना है, जैसे मैथ्स में मल्टीप्लाई करते थे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई ही करना है, अलजेब्रा वाले स्टाइल में। साइड साइड लिख दो, साइड बाय साइड दोनों को, और ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा देखो, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड बस पेन में इंक डालने दो। देखो ये बात तो तुम्हें पता है ना कि मैथ्स में कैसे मल्टीप्लाई होता था। ये 2 आई कैप इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, होगा ना। वही मैथ्स वाला स्टाइल को कॉपी कर लो यहाँ, ओके। सो लेट्स कॉपी द मैथमेटिक्स स्टाइल हियर एंड लेट्स वॉच इट हैपन। सो देखो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, कि आई कैप वाले को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों से। so, क्या आएगा 2 आई कैप इंटू आई कैप, 2 आई कैप
इंटू आई कैप, 2 into 1, ठीक है। मतलब कांस्टेंट को कांस्टेंट्स और वेरिएबल को वेरिएबल्स होता था ना, वैसे आई कैप के बगल में क्या लिखा हुआ होगा 1, तो 2 into 1 कितना होगा 2, और फिर यहाँ पे लिख दो आई कैप इंटू आई कैप, आई कैप इंटू आई कैप कितना होता है 1, सो ये 1 हो गया पूरा, सो 2 into 1 2 हुआ। अब क्या प्लस 2 आई कैप इंटू 2 into 2 आई कैप इंटू जे कैप, ठीक है। आई कैप इंटू जे कैप क्या होता है 0, सो ये तो 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो गया ना, हट जाएगा ये, ठीक है। सो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस 2 into 1 2 आई कैप इंटू के कैप, आई कैप इंटू के कैप कितना होता है 0, तो ये भी 0, तो ये भी हट जाएगा, 2 आ गया। वैसे ही 3 into आई कैप करो, 3 जे कैप इंटू आई कैप, 3 into 1 3 जे कैप इंटू आई कैप 0, तो ये हट गया। अब 3 जे कैप इंटू 2 जे कैप, 3 2 6 जे कैप इंटू जे कैप 1, तो 6 1 6, चलो ठीक है। 3 into 1 3 जे कैप इंटू के कैप कितना होगा 0, तो ये हट ही जाएगा। 4 into आई कैप, 4 के कैप इंटू आई कैप, 4 into 1 4, 4 into 1 4 के कैप इंटू आई कैप 0, हट गया। 4 into 2 8 के कैप इंटू जे कैप 0, हट गया। 4 into -1, यहाँ माइनस में है ना इसलिए, तो 4 into -1 या 4 into 1 ही दो, 4 into 1 कितना होगा 4 के कैप इंटू माइनस के कैप, ये कितना होगा -1, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड -1 में आ जाएगा। सो 4 into -1 विच इज इक्वल टू -4, जो साइन है वो साइन से साइन मल्टीप्लाई करने वाला चीज, वही मैथ्स की तरह ही है पूरा। सो इसका आंसर कितना आएगा इक्वल टू 4, यही इसका आंसर। ये स्केलर है ना, ये वेक्टर थोड़ी ना, स्केलर स्केलर प्रोडक्ट आ गया। सो हम लोग इतना लेंथी प्रोसेस क्यों करें, एक छोटा सा ट्रिक है कि आई कैप वाले को आई कैप से मल्टीप्लाई कर दो, जे कैप वाले को जे कैप से, और के कैप वाले को के कैप से मल्टीप्लाई कर दो, और तीनों को ऐड कर दो। यानी अगर मैं तुम्हें एक बार में पूरी बात बताऊं, बात का सार, जो मैंने ये पूरा डिराइव किया ये फॉर्मूला, सो कहने का मतलब है कि अगर ए वेक्टर दिया है ए एक्स आई कैप, ए एक्स क्या है वही एक्स कॉम्पोनेंट 2 आई कैप, तो 2 की जगह मैंने ए एक्स लिख दिया, ठीक है, प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। और बी दिया हुआ है हमारे पास बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे ए डॉट बी, सो इसका आंसर क्या आएगा ए एक्स आई कैप, ए एक्स इंटू बी एक्स, आई कैप वाई कैप मत लिखना क्योंकि अब ये वेक्टर नहीं रहा, इसका आंसर हमेशा स्केलर में होगा, तो आई कैप लिखोगे तो गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ए एक्स इंटू बी एक्स कर देना, फिर यानी ए एक्स बी एक्स सीधा लिखते ए एक्स बी एक्स, ठीक है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये आंसर आएगा। तुम ये ट्रिक डायरेक्ट यूज करो, ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। क्लास में सब हैरान हो जाएंगे कि भाई ये कैसे बना लिया इतना जल्दी। तो चलो हम लोगों ने ये वाला टॉपिक भी पढ़ लिया, मतलब ऑलमोस्ट हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर कर ली है, और हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ ली, और वो 90 डिग्री वाली बात भी हम लोगों ने जान ही ली है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग एक और मस्त चीज पढ़ते हैं, एंगल के बारे में। एंगल एंगल ये टॉपिक भी मजेदार है भाई। चलो देखो एंगल, एंगल मतलब क्या कि अगर हमें क्रॉस डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, हमें पूछ रहा है थीटा क्या है, तो वो कैसे निकालेंगे, थीटा निकालने का फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन में क्या है। तो चलो देखते हैं। हमें ये पता है कि ए डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मॉड इंटू बी का मॉड इंटू कॉस थीटा होता है, ये हमें पता है। तो हम लोग इसे सीधा लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, कोई शक नहीं, लिख सकते हैं।
अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम इससे ए बी इसको इस साइड ला सकते हैं, डिवाइड में आ जाएगा। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई ए बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। बस यही तो है। और अगर तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी आती है तो तुम अपने थीटा वाले फाइंड पार्ट को कैसे फाइंड करोगे? कॉस इनवर्स ठीक है, बस ये है। लेकिन मेन फॉर्मूला ये है, ठीक है, मेन याद रखना। अब चलो इससे कुछ सवाल करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। कैसे आया पता चला ना, वही फॉर्मूला है, उसी में थोड़ा सा फेरबदल किया है हमने ताकि थीटा की वैल्यू आ जाए हमारे पास। चलो अब देखते हैं, कुछ सवाल देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। चलो देखते हैं। अब हमारे पास एक सवाल आता है, दो वेक्टर्स है, एक दिया हुआ है ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप और के कैप की वैल्यू 0 है। हाँ, नहीं दिख रहा है के कैप तो समझ लो 0 है, ठीक है। और बी वेक्टर हमारे पास दिया है 2 आई कैप प्लस जे। ये हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या पूछ रहा है ये कि बोलो अगर ये दो वेक्टर्स है तो फाइंड कॉस थीटा, फाइंड कॉस थीटा। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तभी ना कॉन्फिडेंस आएगा, फील आएगी। तो चलो देखो कॉस थीटा हम लोग कैसे निकाले, इसमें देखते हैं। हम सबसे पहले ए डॉट बी तो निकाल सकते हैं, इतना तो हम अभी पढ़े हैं। ए डॉट बी यहाँ पे कैसे निकाला जाता है? आई कैप वाले को आई कैप से मल्टीप्लाई कर दो 2, जे कैप वाले को जे से 1, इसका आंसर 3 आएगा। तो ए डॉट बी का वैल्यू 3 आया। अब ए बी का वैल्यू चाहिए। ए डॉट बी और ए बी में अंतर है, ए डॉट बी यानी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए बी मतलब दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका ए बी का वैल्यू क्या आएगा? उसके लिए हमें ए निकालना पड़ेगा। ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए कैसे निकालेंगे? अंडर रूट आई कैप वाले का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √2। बी की वैल्यू क्या आएगी ऐसे में? अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो अंदर आएगा √5। समझे कैसे हुआ ये चीज? बस समझ गए? तो अब आगे बढ़ते हैं। ए बी की वैल्यू क्या आएगी देन? √2 इंटू √5, है ना? ऐसे ऐसे ही ना होता है। अब √2 इंटू √5 को आई थिंक 10 लिखते हैं, √10, ठीक है, सही है। यहाँ तक तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। हमें cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय ए। ये हमारे cos थीटा का वैल्यू आ गया। अब ये ऐसी वैल्यू जिसमें भी आती है उसको हम लोग टिक कर देंगे, या फिर अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में लिखोगे सो cos इनवर्स √3/10 आ जाएगा, इसका 3/√10 आ जाएगा। ये आंसर टिक कर देना, सही हो जाएगा। ऐसे निकालते हैं। एक तो मैंने बना दिया, अब एक तुम बनाओ। ये तुम बनाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा ना तुम्हें। मेरा क्या है, मैं तो बना लूंगा। अब इसी को थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है, इसी को थोड़ा चेंज करते हैं वैल्यूज को। 2 आई कैप प्लस जे कैप यहाँ ले लो और यहाँ ले लो आई कैप प्लस के कैप, नहीं 2 जे कैप लेना यहाँ। इसे बनाओ, वीडियो पॉज करो और बनाओ। मैं बनाता हूँ इधर। ए डॉट बी इज इक्वल टू 2 + 1 2 × 1 2 2 × 1 2 4 आ गया ए डॉट बी का वैल्यू। ए बी ए इज इक्वल टू क्या आएगा? √5। बी इज इक्वल टू √5 आएगा ना, वही आएगा। तो ये क्या आ गया? ए बी इज इक्वल टू √5 इंटू √5 5। सो cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? मैंने अपने अभी कॉपी पर लिख के रखा था 4/5 की वैल्यू क्या होती है? 37 डिग्री। 37 डिग्री आंसर।
मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया भी था कि ये याद करने वाली चीज है, ये मैथ्स का चीज है। cos 37 डिग्री इज इक्वल टू 4/5, ठीक है, और साइन रहा यहाँ पे तो 3/5, ठीक है। और अगर tan रहा तो tan 3/4, ठीक है। अब हम लोगों ने कितने सारे क्वेश्चंस किए, अब एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए, तो बात बन जाए। चलते, क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा होगा, पढ़ो उसको। क्या कह रहा है, ए वेक्टर की वैल्यू तुम्हें दी हुई है, क्या दी हुई है, ए वेक्टर की वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। और बोल रहा है कि हमको बताओ कि ये ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। गिविंग यू 10 सेकेंड्स, वीडियो पॉज करो, बनाओ। अब हम इसको कैसे बनाएं, हमको तो वेक्टर दिया ही नहीं दूसरा। अब तुम एक्स एक्सिस के अलाउंग कोई भी वेक्टर मान लो, कोई भी वेक्टर, कोई भी आई कैप में, आई कैप के फॉर्म में ना रहेगा, एक्स एक्सिस के अलाउंग वेक्टर आई कैप के फॉर्म में रहेगा। आई कैप 2 आई कैप 4 आई कैप 50 आई कैप 1.5 आई कैप, कुछ भी रह सकता है। कोई भी वेक्टर मान लो आई आई कैप के साथ, तो हम सिंपल आई कैप मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आई एम सिंपल, यू नो, आई एम वेरी सिंपल मैन। तो आई कैप के साथ अगर हम ऐसा माने, अब क्या करते हैं कि बनाते हैं, अब हम इसको कर सकते हैं ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसका वैल्यू क्या आएगा, आई इंटू आई, क्या होगा 1 होगा ना, आई कैप इंटू आई कैप 1, और आई कैप इंटू जे कैप क्या होता है, एक सेकंड ऐड ना करते थे, सॉरी, ऐड आई कैप इंटू जे कैप 0, तो इसका वैल्यू कितना आया 1 आ गया, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर हम लोग करें, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू तुम निकालो, आंसर √2 आएगा, मैं बता दिया। और बी की वैल्यू निकालेंगे अगर हम लोग, तो आंसर 1 आएगा। ए बी की वैल्यू हो जाएगी √2, अगर ए बी की वैल्यू √2 आ जाएगी, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1/√2। अब कॉस थीटा 1/√2 कब होता है, 60 डिग्री के एंगल पे, आई थिंक। सो ये आंसर आ गया 60 डिग्री, आई थिंक 60 डिग्री पे ही होता है। अब तुम आंसर तो बना दिया, लेकिन क्वेश्चन यही है कि मैंने अपने मन से ही आई कैप क्यों ले लिया। तो देखो, ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये आई कैप वाला एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस। मैंने कहा कि अपने मन से एक आई कैप जितना यूनिट का ले लो, आई कैप, इनके बीच का एंगल मैंने कहा 60 डिग्री आया। अब तुम मान लो मेरे से थोड़े अलग हो, तुमने कुछ और लिया, तो भी क्या इसके बीच का एंगल चेंज हो जाएगा, क्या इस इन दोनों के बीच का एंगल चेंज हो जाएगा, नहीं ना। अगर ये लाइन यहां तक जाती तो क्या इन दोनों के बीच का एंगल चेंज हो जाएगा, ये लाइन यहां रहती तो क्या एंगल चेंज हो जाएगा, नहीं ना। ये लाइन आगे बढ़ते रहेगी तो भी एंगल चेंज नहीं होगा, इसीलिए मैंने अपने मन से ही आई कैप की वैल्यू उठा ली, बस। अब तुम करके चेक कर लो, 2 आई कैप लेके देखो, आंसर चेंज नहीं होगा, 60 डिग्री आएगा फाइनली में। और अब हमारा आखिरी टॉपिक है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ये बड़ा फील वाला टॉपिक है, मजेदार आता है इसमें मजा। क्या है आंसर, प्रोजेक्शन। ये किस चीज का नाम है, देख, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ठीक है, ऐसे। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या है, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर हो गया कि ए वेक्टर का कितना कंपोनेंट बी वेक्टर के ऊपर लाया किया, ए वेक्टर का कितना कंपोनेंट बी वेक्टर के ऊपर लाया किया। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। इसका आंसर होगा बी कॉस थीटा, होगा ना, बी कॉस थीटा बोल रहा हूँ, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा होगा ना ये, तो बस यही है। सो ये ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसी ए कॉस थीटा की मुझे वैल्यू चाहिए, इसी ए कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, और इसे ही मैं कहता हूं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है, ऐसे मैं लिख दिया। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होगा,
ए कॉस थीटा। और अभी हम लोगों ने निकाला है कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है, तो ए इंटू ए डॉट बी वेक्टर्स बाय ए बी होगा, ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी ओवरऑल, ए कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए डॉट बी वेक्टर्स बाय बी वेक्टर। इसी को कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर। ठीक है, अगर बी ए के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना होता तो बी कॉस थीटा निकालते, और बी कॉस थीटा कैसे करेंगे, ए इंटू बी ए डॉट बी बाय ए, ये फॉर्मूला आ गया। बस प्रोजेक्शन से ज्यादा सवाल नहीं आते, छोटू सा टॉपिक था, नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा था, तो हम लोगों ने बना लिया। अब तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कितना इजी हो गया, फॉर्मूला तो तुम्हारे एकदम आंखों के सामने है। और ये फॉर्मूला तो इजी है, ए बी कॉस थीटा कितना इजी है। आंख सोते सोते मम्मी सोते सोते सो रहे हो तो मम्मी आई, बेटा उठो, बेटा उठो जरा सा बताओ तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने में डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या आता है। हाँ मम्मी, ए बी कॉस थीटा, ठीक है सो रहा होगा। तुम पान की दुकान में हो, पान वाला पूछता है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताओ, तुम बोलोगे ए बी कॉस थीटा। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि तुम पान की दुकान पे गए क्यों थे। चलो कोई बात नहीं, अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।